हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम शानदार बिंदास चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम घटनासार और दृष्टि आई के पूरे साल की करंट अफेयर्स आपको एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी। और जब आप एक दो बार रिवीजन कर लोगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग से नहीं जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट एग्जाम में कर पाओगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार कितनी श्रेणियों में, जो पद्म पुरस्कार है वो कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर होगा, कह रहा है 2, 3, 4 और 5 में। तो सबको पता है 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें पहली है, सबसे बड़ी जो है वो पद्म विभूषण है, दूसरी सबसे बड़ी पद्म भूषण है और तीसरी सबसे बड़ी पद्म श्री है। अलग अलग मैंने डेट बता दिया है आपको। अगर कोई असाधारण या विशिष्ट सेवा की जाती है तो पद्म विभूषण मिलता है और ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आप लोग ये बताओगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है और किस वर्ष से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देना शुरू किया था। घोषणा कब की गई पद्म पुरस्कार की? तो 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होते हैं। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये 3 पुरस्कार हैं। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कितने पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए, घोषित किए गए, मतलब पद्म विभूषण में। तो पद्म विभूषण में 5 लोगों को ये 2026 में दिए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। कुल पद्म पुरस्कार 121 दिए गए थे, जिनमें से महिला जो विजेता हैं वो 19 हैं। मरणोपरांत ये 16 को दिए गए हैं और विदेशी एनआरआई को 6 दिए गए हैं। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, इसमें पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में कितनी महिलाएं शामिल हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि 19 महिलाएं क्या की गई हैं इसमें शामिल। कितनी महिलाएं? तो आप 19 महिलाएं बताओगे। कुल ये 131 को दिए गए हैं। घोषणा कब हुई? तो 26 जनवरी की शाम को। 6 एनआरआई और मरने के बाद 16। एक एक पॉइंट याद कर लेना, क्योंकि कहीं से भी आपके लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में कितने मरणोपरांत शामिल किए गए। तो साथ ही साथ आपको तैयार हो जाएंगे, तो आप सीधा सीधा बताओगे। 16 जो पुरस्कार है वो मरणोपरांत दिए गए हैं। 19 जो है वो महिलाओं को दिए गए हैं। 6 एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई वालों को दिए गए हैं। 3 श्रेणी हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कुछ भी नहीं भूलना है। अगला है, पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में विदेशी एनआरआई या पीआईओ या ओसीआई को कितने व्यक्तियों को मिले हैं। तो जस्ट पहले ही मैंने बताया था आपको, 6 व्यक्तियों को मिले हैं 2026 में। ये आप देख रहे होंगे, महिला 19 हैं, मरणोपरांत 16 हैं। 3 श्रेणियों में कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति देता है। पूछ लेगा, कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया। कला के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? तो पता है, इसी साल मृत्यु हुई है धर्मेंद्र सिंह देओल को, ठीक है ना। पद्म विभूषण मिला है कला के क्षेत्र में और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये अलग अलग फिर से एक बार रिवीजन कर लो। पद्म पुरस्कार 2025, महिलाओं को 19, मरणोपरांत 6, विदेशी को मरणोपरांत 16 और विदेशी को 6 दिए गए हैं। नेक्स्ट कह रहा, वर्ष 2026 की पद्म भूषण सूची में कितने मरणोपरांत मिले हैं, कितने पुरस्कार मरणोपरांत दिए पद्म विभूषण में। टोटल में नहीं, पद्म विभूषण में, क्योंकि टोटल में तो 16 मिले हैं, जिसमें पद्म विभूषण जो मिले हैं वो मरणोपरांत 2 लोगों को दिए गए हैं। कुल 5 को दिए गए हैं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 27 वर्षीय कैप्टन हंसजा शर्मा ने 26 जनवरी 2026 को कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारतीय सेना की पहली महिला पैराशूटर बनी है, भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, या भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो ये रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। भारतीय सेना में ये पहली बनी है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। रुद्र हेलीकॉप्टर की बात करूँ तो ये आपके सामने रुद्र हेलीकॉप्टर है, भारतीय सेना का सशस्त्र ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर है ये। इसका उपयोग टो ही, निगरानी, सैनिक सहायता, सीमावर्ती अभियानों में किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग क्या रखना, याद रख लेना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, वर्ष 2026 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग
24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 30 जनवरी को? तो 25 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। इस बार 25 जनवरी 2026 को अंतिम रविवार को मनाया गया था। कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता, भेदभाव का अंत और उपचार के लिए प्रोत्साहन करना, ये इसका उद्देश्य था। शुरुआत राउल फ्लोरो ने की थी, इस नाम को भी याद रखना। और इसमें कौन सा जीवाणु है जो रोग को से प्रभावित करता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ये विश्व कुष्ठ रोग 25 जनवरी को और 30 जनवरी को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी माइक्रोबायोलॉजिस्ट को टॉयलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? टॉयलर पुरस्कार से जैन गुडाल, टॉबी कियर्स, जेनिफर डाउडना, पॉल बूश। तो ध्यान रखना डॉक्टर टॉबी कियर्स को किया गया था। ये आप देख रहे होंगे डॉक्टर टॉबी कियर्स हैं और ये अमेरिकी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जिनको टॉयलर पुरस्कार 2026 मिला है। विशेषज्ञता माइक्रोबायोलॉजी में है इनकी, विकासवादी जीव विज्ञान में है, पौधों और कवकों के सहजीवी संबंधों पर शोध किया है। टॉयलर फाउंडेशन अमेरिका द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास का नाम क्या रखा गया है नया? राजभवन, लोक भवन, जन भवन या लोकतंत्र भवन? तो पहले इसका नाम राजभवन था, अब इसका नाम जन भवन रख दिया है। क्या रख दिया? जन भवन। लखनऊ में स्थित है ये। उद्देश्य यही है जनता के अधिक निकट और जन केंद्रित बनाना। आप लोग ये बताओगे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? जो 17 जनवरी 2026 को किया गया है। गया, नालंदा, पूर्वी चंपारण या मुजफ्फरनगर? तो ध्यान रखना पूर्वी चंपारण में ये किया गया है 17 जनवरी 2026 को। विश्व का सबसे बड़ा है, एक ही शिला से निर्मित है, एक ही पत्थर से। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा है। लेप्रोसी दिवस की, कुष्ठ रोग दिवस की 2026 की थीम क्या है? कुष्ठ रोग मुक्त विश्व, सबके लिए स्वास्थ्य, कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती तो इससे जुड़ा कलंक है, स्वस्थ समाज, सुरक्षित भविष्य। तो इसकी जो थीम है इस बार की वो सी है, कुष्ठ रोग का इलाज संभव, असली चुनौती जो इससे जुड़ा कलंक है। 25 जनवरी 2026 को जनवरी का अंतिम रविवार था जिसमें सेलिब्रेट किया जाता है विश्व। आपको पता है राष्ट्र के बारे में बात करूँ तो 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। राउल फेलोरा ने सबसे पहले शुरुआत की थी और ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई द्वारा क्या किया जाता है? प्रभावित किया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना ये स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी 1863 पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। पहली बार ये 1985 में मनाया गया था। स्वामी विवेकानंद द्वारा कुछ प्रमुख संस्थाएं शुरू की गई थी, जैसे रामकृष्ण मिशन जो 1897 में शुरू की गई थी। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में ये संस्था स्थापित की गई थी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद सम्मेलन में कब अपना भाषण दिया था? किस वर्ष दिया था? आप लोग बताओगे। राजा राम मोहन राय ने कौन सी संस्था बनाई थी? दयानंद सरस्वती ने कौन सी संस्था बनाई थी? कौन सा मिशन बनाया था? जैसे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद ने बनाया है, वैसे ही राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती ने कौन सी बनाई, किस वर्ष बनी थी, ये भी बताना है। प्रवासी भारतीय दिवस से प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो सबको पता है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे थे। इस उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के योगदान का सम्मान और भारत से संबंध मजबूत करना प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य है। पहला आयोजन इसका 2003 में 9 जनवरी को नई दिल्ली में किया गया था। तब से अब तक विदेश मंत्रालय भारत सरकार का इसका आयोजक बना हुआ है और इसे हर साल सेलिब्रेट कर रहा है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस से प्रवासी भारतीयों के योगदान का सम्मान करने और उन भारत से उनके संबंधों को मजबूत
बनाने का क्या है, प्रतीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 83 वर्ष की आयु में 7 जनवरी 2026 को किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का निधन हुआ? तो ध्यान रखना, माधव गौडगिल का हुआ था। आप लोग ये बताओगे माधव गौडगिल समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, कब बनी थी ये माधव गौडगिल समिति, आप लोग बताओगे। ठीक है, माधव गौडगिल ने ही पश्चिमी घाट के संरक्षक के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें करी थी। समिति का गठन 2010 में हुआ था, रिपोर्ट 2011 में प्रस्तुत की थी। इन्हें पद्मश्री भी मिला है 1981 में, पद्म विभूषण 2006 में, टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट प्राइज भी इनको दिया गया था। तो काफ़ी अच्छी हस्ती हैं ये। 1 जनवरी 2026 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना, इसमें A.K. बाला सुब्रमण्यम जो हैं इनको नियुक्त किया गया है AERB का अध्यक्ष। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। 15 नवंबर 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य काम है परमाणु संयंत्रों, रेडियोधर्मी पदार्थों, विकिरण उपकरणों की सुरक्षा का नियमन करना। ठीक है, इससे संबंधित उपक्रम में NPCI या न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इससे संबंधित है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 10 जनवरी, 15 मई या 24 अक्टूबर को? तो ये 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एक दिन शांति और सहभागिता के नाम, ये इसकी थीम रखी गई। उद्देश्य यही है, विश्व में शांति, एकता, प्रेम, भाईचारा, पारिवारिक जो मूल्य हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। मुख्य संदेश, वन डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग। प्रेरणा स्रोत है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, वहाँ से ये प्रभावित है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत मंडपम नई दिल्ली में किस पुस्तक का विमोचन किया था? अब तो इनकी जगह उपराष्ट्रपति नए बना दिए गए हैं। आप लोग बताइए, जगदीप धनखड़ की जगह कौन उपराष्ट्रपति हैं इस समय? ठीक है, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो महामना बांड में लिखी थी, सी। जनवरी 2026 में उसका विमोचन किया था। और ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के भाषण और लेखों का संकलन है, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में काफ़ी योगदान दिया था और इसके संस्थापक भी थे। और मरणोपरांत 2014 में मदन मोहन मालवीय को क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। आप लोग बताओगे BHU की स्थापना किस वर्ष हुई थी और किसने की थी? अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? ममता कालिया, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल या मृदुला गर्ग? तो ये मैत्री पुष्पा को दिया गया था, ये आप देख रहे होंगे। इफ्को साहित्य सम्मान 30 दिसंबर 2025 को ये दिया गया था। नई दिल्ली में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, इसके साथ ही इनकी कुछ किताबें भी हैं, जैसे चाक, अलमा कबूतरी, इदन ननम, झूला नट, ये इनकी क्या हैं, कुछ मुख्य किताबें। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें सुनीता नारायण, वंदना शिवा, सुप्रिया साहू, माधव गौडगिल। तो ध्यान रखना, इसमें सुप्रिया जो साहू हैं उनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से क्या किया गया है? नवाजा गया है। संस्था का नाम अगर मैं बताऊं आपको तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संस्था UNEP। इसका हेडक्वार्टर बताओगे, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी ये भी आप लोग बताओगे। दिसंबर 2025 में इस पुरस्कार की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी, ध्यान रखना, दिसंबर 2025 में। नैरोबी केन्या इसका हेडक्वार्टर है, 1972 में स्थापना हुई थी। केन्या बताओगे किस महाद्वीप में पड़ता है? उद्देश्य यही है कि जो पर्यावरण संरक्षण है, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हैं, प्रदूषण नियंत्रण करना, सतत विकास करना, इसमें योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, अभिनेत्री आलिया भट्ट को किस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कान फेस्टिवल, वेनिस फिल्म फेस्टिवल इटली। ये भी ध्यान रख लेना, ये कहाँ पे हुए हैं? कान फेस्टिवल फ्रांस में, वेनिस फिल्म फेस्टिवल इटली में, 5वां रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जेद्दा सऊदी अरब में, बर्लिन इंटरनेशनल फेस्टिवल जर्मनी। तो इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो 5वां रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जेद्दा सऊदी अरब में दिया गया है। इसको आलिया भट्ट को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसका नाम है,
दिसंबर 2025 में ये पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, उद्देश्य यही है वैश्विक सिनेमा में उभरती एवं प्रभावशाली प्रतिभाओं को क्या करना, सम्मानित करना। बॉलीवुड की हीरोइन है आलिया भट्ट। आप लोग बताओगे आलिया भट्ट के पति का नाम क्या है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया गया, जो 2025 दिसंबर में किया गया? डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, द आर्किटेक्ट ऑफ एआई या सैम ऑल्टमैन? तो इसका सी आंसर होगा द आर्किटेक्ट ऑफ एआई को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से। दिसंबर 2025 में घोषणा की गई थी। चयनकर्ता टाइम मैगजीन है। इस मैगजीन की स्थापना 1923 में हुई थी। संस्थापक हेनरी लूस और बर्टल हैडन है। न्यूयॉर्क में इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, आप लोग ये बताओगे वॉशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है? ठीक है, और न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय, दोनों में बताओगे। अगला है, टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया? सत्य मंडेला, सुंदर पिचाई, नील मोहन या टिम कुक को? तो ये नील मोहन को दिया गया है, ये आप देख रहे होंगे। सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड। ये यूट्यूब के क्या हैं, सीईओ हैं, ध्यान रखना, नील मोहन। दिसंबर 2025 में इसकी घोषणा की गई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यूट्यूब के। डिजिटल वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के वैश्विक नेतृत्व नवाचार के लिए ये पुरस्कार 14 फरवरी 2025 को यूट्यूब की क्या हुई थी, 2005 को यूट्यूब की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, मुख्यालय इसका सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया, अमेरिका में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। टाइम मैगजीन की स्थापना पूछे तो 1923 इसकी बता देता हूँ। नील मोहन किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी सीईओ हैं? गूगल के, यूट्यूब के, माइक्रोसॉफ्ट के या मेटा के? तो ध्यान रखना यूट्यूब के हैं। किसके हैं? यूट्यूब के। यूट्यूब का हेडक्वार्टर आप लिखोगे कमेंट में। यूट्यूब की स्थापना कब हुई ये भी लिखोगे। स्वामित्व तो किसके पास है यूट्यूब का? गूगल के पास है, ये भी लिखोगे। और सीईओ कब बने थे ये? 16 फरवरी 2023 से अभी तक ये इसके सीईओ बने हुए हैं। नेक्स्ट है द ग्रेट सेवेंस हैक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्जित पटेल हैं। कौन है? अर्जित पटेल। वर्ष 2025 में ये चर्चा में रही थी। अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया है? आलिया भट्ट को, रवीना टंडन को, अनुष्का शर्मा को या सोनाक्षी सिन्हा को? तो आप देख रहे होंगे ये रवीना टंडन किसकी वाइफ है, ये भी आप लोग बताओगे। इनको ये दिया गया है पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। और ये किसके लिए दिया जाता है? पेटा एक संस्था है, ध्यान रखना, पशुओं की रक्षा के लिए। ये पशु कल्याण और पशु अधिकारों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। मुंबई, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। उद्देश्य यही है पशुओं के अधिकारों की रक्षा करना। पेटा संस्था का मतलब है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा संस्था के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। पेटा संस्था की स्थापना कब हुई, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट है वर्ष 2025 का डॉक्टर पोलाउस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर टेसी थॉमस को दिया गया। किसको? डॉक्टर टेसी, महिला हैं ये, आप देख रहे होंगे। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं इनको, हालांकि ठीक है, भारतीय की प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं ये। 23 नवंबर 2025 को प्रदान किया गया था ये। रक्षा विज्ञान और मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई ये बताओगे। किस वर्ष हुई थी और कौन इस समय डीआरडीओ का अध्यक्ष है? ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है हरित भविष्य के लिए सतत जीवन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पूछे तो 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपसे पूछे भाई इसके लिए कौन प्रमुख संस्था है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी। इसकी स्थापना 1974 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का? तो नई दिल्ली में है। आप लोग मुझे बताओगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन कानून संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम, ये किस किस वर्ष आए थे? ये आप देख करके मुझे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट है, मिजोरम के किस पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ वकील का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया?
तो स्वराज कौशल का निधन हुआ है, ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, 4 दिसंबर 2025 को इनका निधन हुआ था 73 वर्ष की उम्र में। ये पूर्व राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं। 1952 में इनका जन्म हुआ था, 2025 में एक्सपायर हुए थे। तो बताना क्लास कैसी लगी, जो कमेंट में आंसर पूछ रहा हूँ सभी बच्चे क्लास किया करिए, एक बार रिवीजन और कर लिया करिए, जिससे कि आपको तैयार हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, कहीं से कोई करंट पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरी साल का करंट मैं आपको यही करा दूंगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हैं तो जरूर अपने फ्रेंडों को शेयर कर देना, स्टेटस पर लगा देना। नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।